नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार में फिर बवाल, जीतन राम मांझी देंगे इस्तीफा, नीतीश ने चल दिया नया पैंतरा। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे जो पूरे देश सुर्खियों में इस वक्त आज पूरे दिन रहा देश के अंदर। लेकिन मोदी सरकार है कि सुनती नहीं और चुनाव आयोग है कि मानता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधरने का नाम नहीं लेते। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन देखना यह महत्वपूर्ण है कि इस वक्त मुख्य बिंदु क्या है, जनता की त्रासदी और सरकार का पाखंड। यह चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा भी जरूरी है, क्योंकि यह सरकार और संवैधानिक पद पर बैठे हुए वह संस्थान बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उज्जैन से अगर शुरू करें, जिस तरह से उज्जैन के अंदर मध्य प्रदेश में गंदा पानी पीने की वजह से जो मौतें हुई वह चिंताजनक थी। सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं। मंत्री है कैबिनेट मंत्री विजय वर्गीय, वह उनसे जब बात पूछा जाए, पत्रकार सवाल पूछे तो बेतुकी जवाब देते हैं, जिससे पत्रकार भड़क गए। अब पत्रकार हाथ धो करके विजय वर्गीय के पीछे पड़ गए। इस्तीफा जनता मांग रही है। हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी जो है सड़क पर लोगों को लेकर के उतर गए। जवाब दो सरकार, इस्तीफा दो विजय वर्गीय। अब इस्तीफा होगा कि नहीं यह वक्त बताएगा, लेकिन बिहार के अंदर जो परिस्थितियां हैं अब वह नाजुक स्थिति में आ गई। क्या यह मान ले कि नीतीश कुमार का यह नया पैंतरा है? क्योंकि जीतन राम मांझी के जो बोल हैं वह अब बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी यह अब साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर के कहने लगे। एएनआई के बयान में जीतन राम मांझी ने कहा कि हम तो गठबंधन तोड़ देंगे, मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। आप दर्शकों को पता है जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, लेकिन एमएसएमई मंत्री हैं, लघु उद्योग मंत्री कहा जाता है। 50,000 करोड़ रुपए का उनका साल का बजट है, ऐसा मंत्रालय मिला है। मलाईदार मंत्रालय है, कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं। एक लल्लन सिंह है जो कैबिनेट मंत्री है, मछली पालन मंत्री। 12 सांसदों वाली पार्टी को मात्र 4,000 करोड़ रुपए का मंत्रालय मिला है। मछली पालन मंत्री, मछली पालो खूब खाओ बिहार के अंदर। अब ऐसे में जीतन राम मांझी मलाईदार मंत्रालय पाने के बाद भी अगर गठबंधन छोड़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, तो यह बात तो छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब दर्द बहुत है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी कर रही है। जो वादे किए थे वह पूरा नहीं कर रही है। वह वादे क्या थे? वह वादे थे कि राज्यसभा का टिकट देना, यानी कि राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, इसके लिए वादा खिलाफी है। और इसी के तहत विधानसभा में कम सीटों पर मान गए थे जीतन राम मांझी। लेकिन अब वह राज्यसभा 5 राज्यसभा की टिकट वहां पर है बिहार के अंदर जो खाली हो रहे हैं इस वक्त। तो 2 जेडीयू को और 2 भाजपा को, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है चिराग पासवान को। चिराग पासवान अपनी माताजी को राज्यसभा सांसद बना करके भेजना चाहते हैं और जीतन राम मांझी भी अपने परिवार के किसी को भेजना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी 4 सीट है विधानसभा के जीतन राम मांझी के पास और 1 सांसद, और चिराग पासवान के पास 19 विधायक और 5 सांसद। उपेंद्र कुशवाहा भी मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि आपको राज्यसभा टिकट दूंगा, और उपेंद्र कुशवाहा का खुद का कार्यकाल राज्यसभा का समाप्त हो रहा है, तो उनको अगर राज्यसभा जाना है तो टिकट चाहिए। अब भाजपा तो दे नहीं रही है। नीतीश कुमार क्यों दे? नीतीश ने तो वादा नहीं किया था, वादा भाजपा ने किया था। गठबंधन भाजपा से था, नीतीश से तो नहीं था, तो नीतीश तो 2 लेकर के मस्त है। अब चिराग पासवान का यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को नहीं टिकट देती है राज्यसभा का, तो आरजेडी के साथ मिल करके अपने माताश्री को जीता लेंगे। बार बार चिराग पासवान कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के परिवार से हमारे संबंध अच्छे, हमारा तो पारिवारिक संबंध है। चुनाव के वक्त भी कहा और अब भी कह रहे हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को कहते हैं तो आप कहते हैं कि भाजपा से बात कर लो, भाजपा ने आपको कहा था। अब बात तो सही है। अब जीतन राम मांझी गर्व हो गए और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धोखा दे रही है और वादा खिलाफी कर रही है। सेम बात उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे हैं। लेकिन
उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायकों में 3 विधायक को तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। एक तरह से आप कहें कि तोड़ ली है, बस ऐलान करना बाकी है, भाजपा का सदस्यता लेना बाकी है। और भारतीय जनता पार्टी या उन विधायकों द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को कहवा रही है कि वह भारतीय जनता पार्टी में विलय कर ले, जबकि वह जेडीयू नीतीश कुमार के पार्टी से निकले हुए थे और वह नीतीश कुमार के पार्टी में आने वाले वक्त में विलय करेंगे, चाहे वह 3 विधायक टूट जाए या 3 विधायक बचे, वह रुकने वाले नहीं है। अब नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेंगे या नहीं भेजेंगे यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को प्रत्याशी का टिकट नहीं देगी, यह तो कन्फर्म है। और यह अगर कन्फर्म है तो क्या जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के लिए जो बयान दे रहे हैं टीवी चैनलों के ऊपर या मीडिया के अंदर, क्या वह एनडीए गठबंधन तोड़ देंगे? यह क्षमता ताकत है उनके अंदर? क्या जीतन राम मांझी मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे जो 50,000 करोड़ रुपए का मंत्रालय साल का बजट है? क्या यह साहस है उनके अंदर या यह गिदड़ भपकी है? लेकिन बिहार के अंदर जो राजनीति है, जो प्रशांत किशोर के बयान के बाद एक तूफान सा मच गया है बिहार के अंदर। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा है 2026 में तख्ता पलट होने वाला है। होगा या नहीं होगा वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से नीतीश कुमार राजनीति चल रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार के अंदर तोड़फोड़ की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का तोड़फोड़ नाकामयाब हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को यह कहा जा रहा है कि 140 विधायकों का जुगाड़ हो चुका है। कौन है वह 140 विधायक? नीतीश कुमार के पास तो मात्र 85 विधायक है। मान लीजिए कि अगर असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी अगर 5 विधायक हैं, पिछली बार आरजेडी में मिल गए थे, इस बार आरजेडी का अस्तित्व नहीं है, इस बार नीतीश कुमार का वर्चस्व है, अगर वह 5 मिल जाते हैं तो नीतीश कुमार 90 पर हो जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के एक आई तो 91 पर हो जाएंगे, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बिहार में कायम हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 89 सीटें हैं, नीतीश कुमार से 4 ज्यादा। ऐसे में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते ही जीतन राम मांझी के 4 विधायक और उपेंद्र कुशवाहा की उनकी पत्नी 1 विधायक या 5 विधायक उनसे जुड़ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के भी 6 विधायक और 25 विधायक जुड़ जाएंगे। आरजेडी के जो तेजस्वी यादव का विदेश दौरे से वापस पटना आने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, इसी के तहत नीतीश कुमार आरजेडी के कार्यालय, प्रदेश कार्यालय के अंदर गए थे और भव्य स्वागत हुआ। अचानक गए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की सांस फूलने लगी, दिल्ली में हलचल तेज हो गई थी, मोदी सरकार की अफरा तफरी हो गई थी, मोदी सरकार की सांस फूलने लगी, क्योंकि अगर बिहार में कुछ भी होता है तो मोदी की सरकार तलवार की नोक पर बैठी हुई है, दिल्ली की सरकार हिल जाएगी। चंद्रबाबू नायडू कोई भी हलचल अगर करते हैं तो मोदी सरकार पर संकट आएगा। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे, अजित पवार अगर हलचल करते हैं, अगर गठबंधन तोड़ते हैं तो मोदी सरकार को संकट में आना पड़ेगा। इसलिए किसी भी राज्य में एनडीए गठबंधन की जहां भी डबल इंजन की सरकार है, वहां अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सीधा मोदी सरकार पर असर पड़ेगा और मोदी को यह मंजूर नहीं। कुर्सी मोदी को हर कीमत पर चाहिए, क्योंकि चरित्र और गुनाह को छिपाना है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी जरूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। जिस तरह से विदेशों के अखबार में छप रहा है हमारे देश की मौजूदा सरकार को लेकर के, आरएसएस से जो संबंध, इस देश की जीडीपी का भारी भरकम हिस्सा $13 ट्रिलियन पैसे नफरत फैलाने में इस देश के अंदर खर्च किए गए, जो चिंता का विषय है। कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि हमारे देश की सरकार नफरत फैलाने के लिए $13 ट्रिलियन पैसे खर्च कर देगी। $13 ट्रिलियन अगर युवाओं के रोजगार के लिए कोई संस्था बन गया होता, मजदूरों के लिए कोई संस्था बन गया होता, मध्यम वर्ग के लिए कोई बेनिफिशियरी बन गई होती, तो आज यह देश जीडीपी में अव्वल में होता। सरकार को झूठे पाखंड नहीं करने पड़ते, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार लगातार पाखंड कर रही है, लगातार झूठ कर रही है और लगातार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ब्यूरोक्रेसी हो या संवैधानिक पद पर बैठे हुए संस्थाएं हो या न्यायपालिका हो, कहीं से भी न्याय मिलता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। यही दुर्भाग्य हमारे देश का है कि इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अंकिता भंडारी को लेकर के उत्तराखंड में जो हलचलें तेज है और सड़कों पर लोग है, या त्रिपुरा के जिस तरह से एक बच्चे को चाइनीज बुता करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया, 7 सिस्टर में नरेंद्र मोदी चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे। मणिपुर में जिस तरह महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया था, नरेंद्र मोदी सरकार ने आज तक जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उस वक्त 2023 में अब
अविश्वास प्रस्ताव भी आया था। दुर्भाग्य था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मणिपुर का मौत तक नहीं बोल पाया। यह 56 इंच का सीना है, यही है लाल आंखें कि जो चाइना हमारे देश में 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जा कर लेता है और हमारे देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर यह कहता है न कोई आया है न कोई जाएगा। यह कोई बात हुई? देश जवाब मांग रहा है और सरकार मुंह छिपा करके बकवास करते हुए पाखंड रचती है। हिंदू और मुस्लिम मंदिर और मस्जिद का, मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढा जाता है, जबकि जो पुराने खंडहर मंदिर है उनकी रक्षा नहीं हो पाती। लंबे लंबे टीका लगा करके लोग घूमते हैं, हनुमान चालीसा पढ़वाते हैं क्रिश्चियन से, क्रिसमस के दिन जाकर के तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन खुद हनुमान चालीसा जानते नहीं। यह पाखंड देश में जो फैलाया जा रहा है, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिका में जो खेल उजागर किया है हमारे देश की सरकार और आरएसएस का, वही आरएसएस का मुखौटा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद है। भारतीय जनता पार्टी भी आरएसएस का वही एक राजनीतिक संगठन है। आरएसएस के 35 संगठनों में एक शुमार राजनीतिक पार्टी या भारतीय जनता पार्टी है जो आज सत्ता में है। लेकिन दुर्भाग्य है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है। अटल बिहारी वाजपेयी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन दोनों बार उन्होंने इतिहास रचा। उन्होंने संविधान को माना और लोकतंत्र को जीवित रखा। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को जब आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर बुलाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ इनकार कर दिया, हम नहीं आ सकते। बोले क्यों? कहा कि आप हमारे देश का झंडा नहीं फहराते और हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आरएसएस और भाजपा के नहीं। 144 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। आरएसएस आजादी के 52 सालों बाद पहली बार आरएसएस के हेडक्वार्टर में हमारे देश का तिरंगा फहराया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए। लेकिन नरेंद्र मोदी लाल किले से यह ऐलान करते हैं कि आरएसएस एक एनजीओ है जिसका न कोई पैन कार्ड है और न तो कोई रजिस्ट्रेशन है, जबकि भारत में यह नियम है, संविधान कहता है कि किसी भी एनजीओ का रजिस्टर्ड होना और पैन कार्ड होना, बैंक अकाउंट होना कंपलसरी जरूरी है। लेकिन आरएसएस का ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना ही उसका कोई पैन कार्ड है, ना ही उसका कोई बैंक अकाउंट है, लेकिन खरबों का बेशुमार दौलत है उसके पास। सोचिए कहां से आ रहे हैं यह पैसे, नफरत फैलाने के लिए कहां से लाया जा रहा है। अन्ना हजारे का आंदोलन 2013 में एक प्लांटेड था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील प्रशांत भूषण ने यह स्वीकार किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमसे भूल हो गई कि मनमोहन सिंह सरकार को हमने गिरा दिया आंदोलन के जरिए। नरेंद्र मोदी सरकार को लाना हम लोगों की सबसे बड़ी भूल है जिसकी कीमत आज चुकानी पड़ रही है। ऐसे में मोदी सरकार के ऊपर हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आज का 4 सवालों का जवाब हम लोग ढूंढेंगे जो मोदी सरकार जिस तरह से इस वक्त है और जिस संकट में है, क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मोदी सरकार में फिर बवाल, जीतन राम मांझी देंगे इस्तीफा, नीतीश ने चल दिया पैतरा। इसी पर चर्चा करेंगे कि जीतन राम मांझी तोड़ देंगे एनडीए गठबंधन, मंत्री पद से भी देंगे इस्तीफा। जीतन राम मांझी ने जैसा बयान दिया है कि हम एनडीए गठबंधन तोड़ देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी अपना वादा पूरा नहीं करती है तो। क्या जीतन राम मांझी इस पर कायम रहेंगे? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जीतन राम मांझी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमसे वादा किया था राज्यसभा टिकट देने के लिए, हमें अपने पार्टी का विस्तार करना है तो हमें राज्यसभा टिकट चाहिए ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं होता। और मंत्री पद भी हम छोड़ सकते हैं, मंत्री पद का हमें लालच नहीं है, हमें अपने वोटरों का लालच चिंता है और वोटरों में हमारी मान्यता है। हम तो अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे या ना रहे। भारतीय जनता पार्टी वादे पूरा नहीं करेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ देंगे। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जीतन राम मांझी कितना छोड़ सकते हैं। मंत्रालय मलाईदार है, पैसे अथाह कमा रहे, 10% कमीशन भी ले रहे। वो तो खुलेआम कहते हैं कि सांसद निधि से 10% कमीशन हर कोई लेता है। मैं तो नहीं जानता कौन लेता है नहीं लेता है, लेकिन जीतन राम मांझी लेते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश के पैतरे में मोदी को उलझा दिया, सरकार संकट में है मोदी की। मोदी सरकार यह चाहती है कि कई दिनों से खबरें चल रहे हैं, आप दर्शकों ने देखा, मैंने भी आप दर्शकों को कई खबरों में बताया, भारतीय जनता पार्टी खरवास के पहले ही अपना सीएम बनाना चाहती है। या नीतीश कुमार मान जाए, खरवास के बाद में वह इस्तीफा देकर के एग्जिट कर ले और अपने बेटे को ले आकर के डिप्टी सीएम बना दे, भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर लेगी। लेकिन नीतीश को कुर्सी से हटाए बिना भाजपा मानने वाली नहीं है, अपनी हर चाल चल रही है।
भले विफल हो रही है, इसकी कोई बात नहीं, विफलता तो इसके नसीब में अब लिख दिया गया है, क्योंकि जो भी करती है मुंह की खाती है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो कहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश ने पोस्टर जारी किया था। नीतीश पहले नेता है इस देश के जो 20 साल से मुख्यमंत्री है और कोई एंटी इनकम्बेंसी बिहार में नहीं है। नीतीश कुमार के साथ 20 साल के बाद भी सिंपैथी थी, जो 43 सीटों से वह 85 सीटों पर आकर के खड़े हो गए। अब नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं और नीतीश कुमार तैयार हो गए। अब तो एक बात तो तय है, या तो नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। अगर नरेंद्र मोदी से नाराज होकर के वह विपक्ष के साथ मिल करके बिहार में सरकार बनाते हैं तो यह निश्चित है कि नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी, क्योंकि भाजपा से अलग हुए बगैर वह विपक्ष के साथ मिल करके सरकार बना नहीं सकते और भारतीय जनता पार्टी समर्थन देते हुए नीतीश कुमार को सीएम रहने नहीं देगी। फैसला नीतीश कुमार को करना है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश के इरादे साफ है। जीतन राम मांझी अगर आज खुल करके बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार के सह के बगैर जीतन राम मांझी बोल नहीं सकते। जीतन राम मांझी फुल सपोर्ट नीतीश कुमार को कर रहे हैं, चुनाव के वक्त भी किया और अब भी कर रहे हैं। चुनाव के वक्त भी नीतीश कुमार को सीएम घोषित करने के लिए जीतन राम मांझी का पहला स्टेटमेंट था। उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से तैयार है और उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय वह जेडीयू में करने वाले हैं। इस बात की चर्चा बड़ी तेज पे है। बिहार के अंदर संतोष सिंह एक माने जाने पत्रकार है, कन्हैया बेल्लारी एक माने जाने पत्रकार है, जो पक्ष और सत्तारूढ़ दल के अंदर अच्छी पैठ रहती है, जिनके खबरें जाने जाती है, जिनकी जुबान बड़ी पक्के होते हैं। वह भी संशय में, वह भी उन लोगों का भी यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाना चाहती है और नीतीश अगर नहीं संभले तो एकनाथ शिंदे बन जाएंगे। लालू प्रसाद यादव कहते थे, पार्लियामेंट में कहा था उन्होंने, उस वक्त नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीशवा के पेट में दांत है, दाहिना हाथ क्या करता है बाएं हाथ को पता ही नहीं चलता। अब नीतीश कुमार वह दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए बिहार में सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी के एआईएम या बहुजन समाज पार्टी के लोग उनके साथ हैं। आईपी गुप्ता ने बयान दिया कि जल्द बनेगी नई सरकार और कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन प्रशांत किशोर के बयान ने बिहार को चौंका दिया और दिल्ली में हलचलें तेज कर दी। प्रशांत किशोर ने तो यहां तक बयान दे दिया कि 2026 में तख्ता पलट होगा। 2026 शुरू हो गया, लेकिन 2026 की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए शुभ संकेत लेकर के नहीं आया। मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन में जो 10 से 15 लोगों की मौत हुई गंदा पानी पीने से, सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। बल्कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जब सवाल पूछा गया तो कह रहे पोपट और जैसे सवाल क्या घंटा पूछ रहे हो। अब यह मंत्रियों के बोल है, सोचिए, सवाल 10 से 15 लोगों की मौत होती है और पूछे जाने पर कहते हैं पोपट सवाल है। यह मंत्री बताएंगे पत्रकारों को कि सवाल कैसे पूछा जाए, यह मंत्री बताएंगे और देश की सरकार बताएगी। लेकिन क्या है कि 11.5 सालों से यह पत्रकार दलाली की है सरकार से सवाल पूछा कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, तो सरकार के मंत्री ऐसा जवाब दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी ऐसे ही जवाब देते हैं और प्रधानमंत्री तो कनपट्टी पे कट्टा की बात करते हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की बात करते हैं। हमारा देश सेकुलर है, हमारा देश किसी एक की जागीर नहीं है, किसी नेता की जागीर नहीं है। हमारा देश लोकतांत्रिक और संविधान से चलने वाला है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसी लोकतंत्र और संविधान को यह नष्ट कर रहे हैं और यहाँ पर तानाशाहियां चल रही है। एक बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित की थी संवैधानिक तौर पर, और नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल से अघोषित इमरजेंसी लागू करके रखी है गैर कानूनी तरीके से। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। किसान हो या छात्र हो, बेरोजगार हो या मध्यम वर्ग के लोग हो, हर कोई परेशान है इस सरकार से और यह सरकार पूंजीपतियों के लिए लगातार काम करती जा रही है। हर सुविधा पूंजीपतियों को दी जा रही है। अब आप दर्शक सोचिए, हजारों करोड़ रुपया कुछ चंद उद्योगपतियों के नाम कर दिए जाते हैं, माफ कर दिए जाते हैं, राइट अप कर दिया जाता है बैंकों में, और जब बैंक घाटे में जाता है तो बैंकों को दूसरे बैंक से मर्ज कर दिया जाता है। इस साल भी 2026 में भी कई बैंकों में मर्ज होने वाले हैं। यह बैंकों की संख्या क्यों कम हो रही है? क्या हमारे देश की आबादी कम हो गई? नहीं, लोगों की आय कम हो गई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद हो रहे हैं। जिस
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। जिस जीतन राम मांझी की बात किया वही जीतन राम मांझी एमएसएमई, जिसे लघु उद्योग कंपनियां कही जाती है, उस एमएसएमई के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। 50,000 करोड़ रुपए का बजट है। 1.5 सालों में कितने एमएसएमई कंपनियां लगाई उन्होंने, कितनी लगाई? बल्कि 7 सालों में 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां बंद हो गई। सरकार के पास जवाब है? नहीं। रुपया जब 91 के पार होता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा जाता है, कहती ना रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर थोड़ा मजबूत हो गया। और उसी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर, जो बहुत अच्छे और बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री हैं, हैदराबाद से वह बयान देते हैं कि सरकार झूठी रिपोर्ट देती है, इस देश को गुमराह कर रही है। यानी कि थूक के चाटने वाली बात होती है। लेकिन कहते हैं ना, इज्जत उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है। अब तो भगवान भरोसे ही देश चल रहा है, देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन चुनाव आयोग अपने ही जाल में फंस गया, किसी ने सोचा नहीं था। अब चुनाव आयोग भी सर्वे कराने लगा है, इंटरनल सर्वे होता है। और वह कौन करता है सर्वे? जो नरेंद्र मोदी का मुरीद होता है। 5 करोड़ की आबादी में 5,000 लोगों से पूछताछ करता है, वह भी सूत्रों के हवाले से। सोचिए, एसआईटी की रिपोर्ट कुछ और कहती है, सीआईडी की रिपोर्ट कुछ और कहती है कि वोट चोरी हुआ है, और रिपोर्ट कहती है कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है। कमाल का बात है कि चुनाव आयोग खुद ही अपना पीठ थपथपा रहा है। दुनिया कहती है कि वोट चोरी हो रहा है, निष्पक्षता है नहीं। केंद्र सरकार जिस संस्था को खर्चे देती है, सीएसडीएस का रिपोर्ट यह कहता है 2019 में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इस देश के अंदर 54% थी। किसी और का नहीं, केंद्र सरकार से खर्चा से चलने वाली संस्था की बात कर रहा हूं। 2019 में 54% थी, और 24 आते आते 24 का लोकसभा चुनाव जब हुआ, उस वक्त चुनाव आयोग की विश्वसनीयता मात्र 24% थी। अब जब वोट चोरी का खुलासा हो गया है, तब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कितनी है? लोग गालियां दे रहे हैं, मुंह पर थूक रहे हैं लोग, यह विश्वसनीयता रह गई। तो चुनाव आयोग को सर्वे कराने की जरूरत आन पड़ती है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। जनता सड़क पर है, बेरोजगार सड़क पर है, मजदूर सड़क पर है, मध्यम वर्ग सड़क पर है, महिलाएं सुरक्षा को लेकर के सब सड़क पर आई है, और गरीब जो है लाचारी अपने लोगों को खो रहा है, उसके लोग दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, उसके लिए है। और इस देश के नागरिक, दलित हो, अति पिछड़े हो या आदिवासी हो, यह कहते हैं कि वह हिंदू हो, वोट दो। और वोट लेने के बाद कहते हैं कि तुम शुद्ध रहो, तुम हमारी सेवा के लिए पैदा हुए हो, और उनका वोटर लिस्ट से नाम काट देते। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, जो घुसपैठिए होंगे उनको डिटेंशन सेंटर में डाल करके बांग्लादेश भेजेंगे। उनको सपना आया था। गोरखनाथ पीठ के महंत है ना, तो वह बाबा भोलेनाथ ने उनको सपना दिया था कि खिचड़ी खिलाओ और घुसपैठियों को भेज रहा हो, डिटेंशन सेंटर में डालो। दुर्भाग्य हुआ कि 4 करोड़ लोगों का नाम कटा। योगी आदित्यनाथ रोना धोना पीटना करने लगे कि 85% तो भाजपा के वोट कट गए। अब वह दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, मैं नहीं जानता। 1 महीने का वक्त एसआईआर का चुनाव आयोग बढ़ा देता है, तभी भी 3 करोड़ वोट कट जाते हैं, और 1 करोड़ फर्जी वोटर चढ़ा दिए जाते हैं। कई बीएलओ की जान चली जाती है। उसके बाद देश की पुलिस जो कहती है कि यंत्र लेकर के आई है, कि घुसपैठियों को पकड़ लेगी पीठ पर मोबाइल लगा करके। पाखंड का एक भंडार चल रहा है देश के अंदर। दुर्भाग्य है कि मोदी जैसी सरकार चल रही है देश के अंदर। बाकी आप दर्शकों के क्या करना है, आप दर्शक ही बता सकते हैं, आप दर्शक किस तरह से ले रहे हैं। लेकिन गुजारिश यह जरूर करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें आगे शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए।